अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ नोज़। लेकिन जो एनाटमी और फिजियोलॉजी ऑफ नोज़ है उसमें से हमारे पास यूएचएस के लिहाज से ईएनटी में कम क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली पैथोलॉजी से आते हैं। लेकिन फिर भी हमें नॉर्मल पैथोलॉजी पता होने के लिए या फिर डिसफंक्शन पता होने के लिए हमें पहले उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग यानी कि फिजियोलॉजी पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारे पास नोज़ है वो एक पाथवे है कि हमारे पास एयर जो है लंग्स में जाने के लिए, इंटरनल एयर पैसेज में जाने के लिए सबसे पहले फंक्शन क्या है उसका, रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो पहला पॉइंट है नोज़ इज़ अ नेचुरल पाथवे। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो बच्चे पैदा होते हैं, न्यू बॉर्न इन्फेंट्स होते हैं, वो मोस्टली क्या करते हैं, वो हमारे पास नाक से सांस लेते हैं। अगर उनमें क्या हो कि हमारे पास पोस्टीरियर नोज़ में, जिसको हम कहते हैं कि क्वाना रीजन कौन सा है, जो हमारे पास नोज़ से नेज़ोफेरिंक्स लेके जाने के लिए जो रीजन होता है उसको बोलते हैं क्वाना। अगर वो एट्रीजिया मतलब बंद हो तो वो उनकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो हमारे पास नोज़ ब्रीथर होते हैं, उनको माउथ से ब्रीथ करना नहीं आता, अभी उन्होंने सीखा नहीं होता। फिर हम आ जाते हैं दो साइकिल, आपको पता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। अब इंस्पिरेशन क्या होता है कि एयर जो है नोज़ के अंदर जाएगी और लंग्स में जाएगी, ये हमें पहले ही पता है, इंस्पिरेशन से कहते हैं। लेकिन कौन से पार्ट में से जाएगी, हमने पिछले एनाटॉमी में देखा था कि नोज़ के 3 पोर्शन से, एक सुपीरियर मेटस मिडिल नोज़ के लिहाज से बता रहा हूँ, सुपीरियर कौन का वाला एरिया, मिडिल कौन का, इन्फीरियर कौन का। तो मोस्टली एयर जो है वो मिडिल पार्ट ऑफ नोज़ से जाती है। क्यों? क्योंकि सुपीरियर पार्ट में हमारे पास स्मेल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं और इन्फीरियर से हमारे पास साइनसेस के एयर से होता है। तो ज़्यादातर एयर जो है इंस्पायर होती है मिडल पार्ट से, और एक्सपायर जो होती है जब एयर, तो वो भी मोस्टली मिडल पार्ट से ही होती है। लेकिन वहाँ पे एक रीजन होती है जिसको हम बोलते हैं लाइमन नेज़िया। लाइमन नेज़िया हमने एनाटॉमी में पीछे देखा था। ये बेसिकली जंक्शन होता है बिटवीन वेस्टिब्यूल एंड नेज़ल म्यूकोजा। तो वेस्टिब्यूल जहाँ खत्म होता है वहाँ पे शुरू होता है। वहाँ पे क्या होता है, एयर जब वापस आती है तो वो एडिस करंट में आ जाती है। वो क्यों आती है वो आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिखाता हूँ। और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है नेज़ल साइकिल। अब ये क्वेश्चन तो नहीं आया हुआ, लेकिन आप समझ लें नेज़ल साइकिल में क्या होता है कि जनरल तौर पे ये सिस्टम हमारा ऐसा है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऐसा है कि आपके पास नोज़ में दोनों तरफ ब्लड सप्लाई है। तो क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो एक साइड की नेज़ल कैविटी के हमारे पास ब्लड वेसल्स फिल हो जाती है, वहाँ पे कंजेशन हो जाती है, और दूसरी साइड पे रिलैक्सेशन होती है। तो क्या होगा, जहाँ पे कंजेशन होगी ना वहाँ पे नेज़ल कैविटी छोटी हो जाएगी, दूसरी साइड पे उसके ऑपोजिट क्या होगा, कंजेशन नहीं होगी और आपके ब्लड वेसल्स कम होगा, तो वो कैविटी ज़ाहिरी तौर पे बड़ी हो जाएगी। तो 3 से 4 घंटे का ये साइकिल होता है कि एक साइड पे कंजेशन होती है तो दूसरी साइड पे डीकंजेशन होती है। जिस साइड पे डीकंजेशन होगी वहाँ से एयर ज़्यादा पास करती है। ये नॉर्मल नेज़ल साइकिल होता है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। बस इतना पता होना काफ़ी है। अब ये डायग्राम देखें, ये इंस्पिरेशन का पाथ है, ये देखें, ये सुपीरियर पोर्शन है नोज़ का, ये इन्फीरियर है, ज़्यादातर एयर मिडल पोर्शन से गुजर रही है। और अब ये वापस एयर एक्सपायर जो हो रही है, देखें यहाँ से आते हुए, ये देखें, ये एडी करंट्स की शक्ल में, जो हमने एफएससी फिजिक्स में पढ़ा टॉपिक, ये इस तरह वापस आती है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जितनी यहाँ पे कैविटीज़ होती हैं, हमारे पास ओपनिंग्स होती हैं मैक्सिलरी साइनसेस की और आपके फ्रंटल साइनस, सारे कैविटीज़ जो ओपन हो रही है, उसमें से यहाँ पे एयर जो है उनको पास होती है और उनको मॉइस्ट करती है और सारा हेल्प करती है। तो अगर ये ना हो तो कैविटी के साइनोसाइटस होने के, साइनसिस का चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ लंग्स, यानी कि नोज़ जो है बेसिकली वो क्या फंक्शंस वो करता है। सबसे पहले आपको फंक्शन जनरली पता होना चाहिए, फिल्ट्रेशन एंड प्योरीफिकेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, ह्यूमिडिफिकेशन और मॉइस्चर कंट्रोल। देखिए, फिल्ट्रेशन प्योरीफिकेशन ये हमें कॉमनली पता है कि वेस्टिब्यूल के एरिया में हमारे पास हेयर होते हैं जिन्हें नेज़ल विब्रेसी बोलते हैं, और म्यूकस होता है और सीरोस म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। हेयर्स का क्या फंक्शन होता है, ये लार्ज पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं 3 माइक्रोमीटर या उससे बड़े। और जो हमारे पास म्यूकस है, जो आपको पता है म्यूकस ने लाइन किया हुआ है, वो स्मॉल पार्टिकल्स को लाइन करता है 0.5 से 3 माइक्रोमीटर। अब सवाल ये पैदा होता है 0.5 से छोटे जो पार्टिकल हैं वो इजीली पास हो जाते हैं लंग्स के अंदर। अब आए टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर आपको पता है कि हम जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ पे ठंडी हवा भी चलती है, गर्म हवा भी चलती है, और वो हवा जो है हमारी बॉडी के लिहाज से हार्मफुल है, क्योंकि हमें बॉडी को तो आदत है 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट की। तो कोल्ड इन्वायरमेंट में ठंडी हवा जा सकती है, गर्म इन्वायरमेंट में गर्म हवा जा सकती है। तो इसको रेगुलेट कौन करता है? बेसिकली जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो एक्ट करती है एज अ थर्मो रेगुलेटर, और वो आने वाली एयर को, अगर वो ठंडी हो तो उसे वार्म अप कर देती है, और अगर वार्म हो तो उसे बॉडी के लिहाज से कुछ ठंडा कर देती है, तो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल रहता है। थर्ड फंक्शन है ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब अगर एयर ड्राई है, अगर एयर हमारे पास क्या है, ड्राई है, जो विंटर में मोस्टली ड्राई होती है और समर में थोड़ी सैचुरेटेड होती है, तो बॉडी उसकी सैचुरेशन नियरली 75% जो है वो रखती है हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन। फिर आ जाता है मॉइस्चर। अब मॉइस्चर का फंक्शन क्या है, मतलब मॉइस्चर इतना क्यों ज़रूरी है, ह्यूमिडिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? बेसिकली वो जो सीलिया होते हैं और हमारे गैस, वो उसके लिए हेल्पफुल है, और जो लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज है उसको भी ये हेल्पफुल करता है। अब उसके बाद जो है प्रोटेक्शन कैसे होगी एयरवे की?
मतलब प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहला इसका मैकेनिज्म है इंपॉर्टेंट म्यूकोसिलरी मैकेनिज्म। म्यूकोसिलरी मैकेनिज्म में क्या है कि नेजल म्यूकोजा जो है वो गॉबलेट सेल्स होते हैं, म्यूकस सेल्स होते हैं, सीरस सेल्स होते हैं, वो एक शीट बना देते हैं जिसे म्यूकस ब्लैंकेट शीट कहते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास सेल्स हैं और अब ये देखें इसके ऊपर ये एक शीट है, ये उसके ऊपर म्यूकस की लेयर है, फिर सीरस की लेयर है और ये हमारे पास सीलिया है। और ये जो एक मूवमेंट क्रिएट करते हैं, इस तरह की मूवमेंट जो ये एयर आगे की तरफ जा रही है, इस मूवमेंट को बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट। अब वापसी आते हैं उस टॉपिक पे। कन्वेयर बेल्ट क्या है? बेसिकली जो सीलिया है ये बीट करते हैं इफेक्टिव और रिफ्लेक्टिव स्ट्रोक में। इफेक्टिव स्ट्रोक क्या करेगा? वो बेंड करेगा सीलिया को, रिकवरी स्टेट सीलिया को स्ट्रेट करेगा, उसकी वजह से लेयर्स मूव करेंगी और एक बेल्ट की तरह मूव करेंगे ये। अब देखें, सीलिया बीट इफेक्टिव स्टेट में करेंगे, वो म्यूकस लेयर को मूव करेंगे रिकवरी स्टेट में ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब एक क्वेश्चन आता है, शायद एमसीक्यूज में आ जाए, इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम। उसमें क्या होता है? सीलिया की मूवमेंट डिफेक्टिव होती है, उसकी वजह से ये सही तरह मूवमेंट नहीं हो सकती म्यूकस और सीरस लेयर्स की, तो आपके पास इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं और आपके पास राइनोसाइनोसाइटिस हो जाता है। अब उसके अलावा हमारे पास प्रोटेक्शन में पहला तो म्यूकोसिलरी मैकेनिज्म हो गया, दूसरा है इंजाइम्स और इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इंजाइम में म्यूरामाइडेज इंजाइम है, ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास, और जो एंटीबॉडीज़ हैं उसमें IgA IgE वगैरह होती हैं, ये इन्फेक्शंस के खिलाफ, बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ ये एक्टिव होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पता है कि जो कॉमनली हम डेली लाइफ में देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो ये स्नीजिंग। जब भी आपको कोई डाइट वगैरह जाएगी या फिर स्टिमुलेशन मिलेगी बाहर से किसी भी फॉरेन पार्टिकल की, तो हमारे पास स्नीजिंग मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है, जो बेसिकली रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है कि वो बाहर स्नीज आउट कर देंगे जो भी ऑर्गेनिज्म को। पीएच की अगर हम बात करें तो नोज़ में हमारे पास नॉर्मली पीएच जो है वो मेंटेन रहता है 7 के ऊपर। यह मैं आपको डायग्राम बता दी। यहाँ पे सीलिया बीट करेंगे इफेक्टिव और रिकवरी स्टॉक। इफेक्टिव स्टॉक म्यूकस लेयर को मूव करेगा आगे की तरफ, रिकवरी स्टॉक सीरस को बैक की तरफ। अब आ जाते हैं फिजियोलॉजी ऑफ नॉइज में, अगला मैकेनिज्म है वोकल रेजोनेंस। देखें, आपको पता है कुछ सिंगर्स हैं जो नाक से आवाज़ भी निकालते हैं, गाना गाते हैं मोस्टली। अब नोज़ में साउंड का क्या ताल्लुक है? हमें लेरिंग्स का तो पता है कि वो साउंड प्रोड्यूस करता है, वॉइस बॉक्स है। इसी तरह नोज़ में कुछ साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं जिनको हम बोलते हैं कंसोनेंट साउंड्स। एन की साउंड, एम की साउंड बेसिकली वॉइस से आती है। या फिर आपने ऑब्जर्व किया होगा किसी का नाक ख़राब हो या फिर बंद हो तो उसमें क्या होता है कि उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है। वो बेसिकली क्या होता है कि जो वोकल रेजोनेंस होती है उसका इफेक्ट ख़राब हो जाता है। अब आ जाता है नेजल रिफ्लेक्सेस, जिसमें आपको एक बता चुका हूँ, स्नीजिंग जब इरिटेशन होगी। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब हम खाना वगैरह खाते हैं, कोई भी बैड स्मेल होती है, हमें एक अवेयरनेस के लिए जो हमें बस अगर खाना होगा तो एपिटाइट गैस्ट्रिक एसिड वगैरह रिलीज करेगा। तो स्मेल ऑफ फूड भी बेसिकली गैस्ट्रिक एसिड सलाइवा की सिक्रीशन करता है, ये भी रिफ्लेक्स कंट्रोल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ नोज इज ऑल्फैक्शन, कि हमें सूंघने में हेल्प करता है। और अगर हम एक MCQ आ जाता होता है कि जो अमोनिया है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो जो है वो इरिटेशन कर देती है नोज की। अब वो करती कैसे है? ट्राइजेमिनल नर्व को स्टिमुलेट करके। लास्ट में बट द नॉट द लीस्ट इज ऑल्फैक्टरी पाथवे, कि आपके पास ऑल्फैक्शन होता है। वो कैसे होता है कि जो आपके पास अपर 1/3 नोज है जिसमें रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ से बाइपोलर सेल से निकल के रिसेप्टर्स ऑल्फैक्टरी नर्व, बल्ब ट्रैक्ट, और फिर फाइनली ये होता हुआ ट्रैक्ट से कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन तक जाते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ नोज जो स्मेल है उसमें कौन कौन से हैं? एनोज़मिया, हाइपोज़मिया एंड पैरोज़मिया। एनोज़मिया मीन्स कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सेंसेशन ऑफ स्मेल, मतलब एक इंसान है जो कंप्लीट सूंघ ही नहीं सकता, उसे हम कहते हैं एनोज़मिया। अब उस किस वजह से हो सकता है? एट्रोपिक राइनाइटिस है जो हम आगे पढ़ेंगे, या फिर इंजरी हो गई है कोई नर्व की, ट्रैक्ट की या फिर बोन की, तो उसकी वजह से एनोज़मिया हो सकता है, जिसमें फाइबर्स चले जाएंगे। हाइपोज़मिया मतलब कंप्लीट लॉस नहीं हुआ, पार्शियल लॉस हुआ स्मेल का। वो क्यों हो सकता है? नज़ला ज़ुकाम, कॉमन कोल्ड हो गया, एलर्जिक राइनाइटिस या वेजोमीटर राइनाइटिस, ये भी हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हो सकता है। पैरोज़मिया क्या है कि आपके पास इफेक्ट नहीं होगा, कि सेंसेशन आपकी ज़्यादा या कम नहीं होगी, लेकिन आपकी फॉल्स परसेप्शन होगी। मतलब आपको पर्सन जो है कुछ और इंटरप्रेट करेगा स्मेल को, सही स्मेल सूंघने की सलाहियत उसकी खत्म हो जाएगी, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेगा। अब वो क्यों होता है कि जब आपके पास पोस्ट इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन होती है, तो जब रिकवरी स्टेज होती है तो जो रीजनरेशन होती है नर्व फाइबर्स की, ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स की, वो सही नहीं होती। इस वजह से हमारे पास जो कंडीशन आती है पेशेंट की प्रेजेंटेशन, वो पैरोज़मिया आती है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा मैं कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा। आई होप सो आप उसके आंसर देंगे। थैंक यू सो मच।